हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आपका जो एनवीएस का 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको मालूम है आपकी इंग्लिश का सेक्शन आने वाला है जिसमें आपकी बुकअप पूछी जाएगी। तो उसके लिए जो आपका जेएसए का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, एएसओ ऑडिट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, इन सब में इंग्लिश पूछी जानी है। और इंग्लिश में आपका 50% जो पार्ट है वो बुकैब का रहता है। ठीक है, 100% में से 50% जो पार्ट है आपका बुकैब का रहता है। तो बुकैब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आपको डिटेल सिलेबस भी डिस्कस किया था, पेपर भी इवन मैंने कराए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वोकैब से 50% क्वेश्चंस आपके यहाँ पर देखने आते हैं। अगर 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं तो उससे 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके केवल वोकैब से रहते हैं। तो वोकैब करनी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी वोकैब की क्लास फर्स्ट है। डेली आपको एक वीडियो मिला करेगा जिसमें हम डेली एंटोनिम सिनोनिम देखेंगे, डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, डेली इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये जो भी मैं वोकैब आपको करा रहा हूँ, जो कि मेरे नोट्स हैं, डायरेक्ट वहां से करा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा आगे वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बता दूं, कंप्यूटर की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। कल इसकी क्लास फर्स्ट आई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके एक बार देख लेना। ठीक है, ये जो आप क्लासेस देख रहे हैं वो मेरा जो सेकंड चैनल है, दैट इज द एग्जाम हेल्पर जी के, वहां पर आप जो लोग ये लोग क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये वीडियोस भी मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ, अगर आपने देखे हो तो देख लेना। ठीक है, ये मेरा नवोदय विद्यालय वगैरह था। ठीक है, ओके चलिए, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डेली हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे 10 एंटोनिम सिनोनिम्स देखेंगे, 10 वन वर्ड देखेंगे, और 10 ही हम आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लेके आया हूँ, जिससे जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनको भी यहाँ पर समझने में दिक्कत ना हो। और जिस भी वर्ड की शॉर्ट ट्रिक होगी वो मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, किस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डे 1 है। तो डे 1 में हम 1 से लेकर 10 तक की जो वोकैब है हमारी वो कर लेते हैं। ठीक है, कल हमारा डे 2 होगा जिसमें हम 11 से लेकर 20 की वोकैब जो है यहाँ पर कर रहे होंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है, 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाली है, तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन से आने देने यहाँ से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आपका एनबीएस का कोई सा भी पोस्ट का आपने फॉर्म भरा है तो वो आपका यहाँ से कवर होने वाला है, क्योंकि आपके सभी लगभग जितने एग्जाम मैंने लिखे हैं सभी में आपका जो है यहाँ पर वोकैब पूछी जाने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला वर्ड है दोस्तों, यहाँ पर है अबैक। अबैक का मतलब होता है पीछे या पीछे की ओर। अब देखिए यहाँ पे अबैक, अब बैक से ही पता चल रहा है बैक माने पीछे आना, तो यहाँ से तो ये क्लियर ही होगा कि अबैक, बस ए लग गया आगे तो यानी कि अबैक है ना। तो अबैक का मतलब होता है पीछे या पीछे की ओर। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो बैक, ठीक है, एक तो बैक हो गया इसका, एक हो गया बैकवर्ड्स पीछे की ओर, बिहाइंड पीछे, अवाफ्ट, अवाफ्ट का मतलब भी पीछे होता है, एस्टर्न, एस्टर्न का मतलब भी क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, ऐसे मैंने टर्न मारा, ठीक है, टर्न देखो टर्न आना तो एस टर्न, ऐसे मैंने टर्न मारा कि मैं बैक हो गया, तो यहाँ से अबैक पीछे, पीछे की ओर होता है इसका मतलब। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बैक, बैकवर्ड्स, बिहाइंड, अवाफ्ट और एस्टर्न, यानी कि पीछे की ओर। एंटोनिम क्या होगा, आगे की ओर होगा। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब पीछे की ओर इसका मतलब है तो इसका उल्टा क्या होगा, आगे की ओर, जैसे कि ऑनवर्ड, ऑनवर्ड यानी आगे की ओर, अफॉर आगे की ओर। ठीक है, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। आप ये पीडीएफ ले लेना, और मैं कहूंगा कि आप ये पीडीएफ है जो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए वो आप बेहतर तरीके से उसमें करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस मैं अभी आप क्लास देखिए, पीडीएफ ले लेना और पीडीएफ को अपने हैंड राइटिंग में, अपने नोट्स बुक जो होगी आपकी उसमें आपको नोट करना है। ओके, चलिए अगला है दोस्तों, दूसरा हमारा वर्ड है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, अब क्या कर दो, अब डॉन को त्याग दो, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अब पहले देखो डॉन हुआ करते थे, यहाँ से यहाँ डॉन वर्ड पर पकड़ना, और यहाँ से अब बर्ड, बर्ड जो है उसको पकड़ना। तो पहले क्या होते थे दोस्तों, डॉन वगैरह लोग होते थे है ना, कि वो वहाँ का डॉन है, फलाना डॉन है, बट अब क्या है, अब ये सब खत्म हो चुका है ना, क्योंकि कैमरे वगैरह काफी जगह लग चुके हैं। ठीक है, पुलिस भी अब ठीक ठाक काम कर रही है पहले से। तो क्या हो गया, अब डॉन को क्या कर दो, त्याग दो, मतलब अब डॉन की, अभी डॉन को छोड़ो, डॉन की बात मत करा करो अब। ठीक है ना, तो अब एवंडन मैंने क्या हो जाएगा, त्याग देना। ठीक, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ट्रिक बना के, एबंडन, एबंडन यानी त्याग देना। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डेजर्ट, डेजर्ट माने भी होता है छोड़ देना, लीव माने भी होता है छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, ठीक है, तो लीव तो आपको मालूम है, लीव कर देना किसी को है ना। जैसे लड़का लड़की तो बोलते हैं अरे जाओ, यू लीव मी, यू डोंट लीव मी, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वहां से हो जाएगा। नहीं, डेजर्ट रेगिस्तान में, लगभग रेगिस्तान में बोलते हैं ना कि यार रेगिस्तान में कोई नहीं जा रहा, वहां छोड़ दो यार, वहां कौन जाएगा, गर्मी पड़ रही है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कीप यानी कि उसको पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना है ना, मेंटेन करके रखना यानी बनाए रखना। ठीक है, एबंडन यानी त्याग देना, कीप, होल्ड, मेंटेन यानी उसको पकड़ के रखना, बनाए रखना।
अगला हमारा तीसरा वर्ड है दैट इज आभास। आभास, अब देखो आपने देखा होगा कि घर में अक्सर बोलते हैं कि बास आ रही है, बदबू आ रही है ना, तो मतलब कोई ना, मान के चलिए, है ना, वर्ड मैं भूल नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब किसी ने फ्लर्ट कर, क्या बोलते हैं, फर्ट फर्ट बोलते हैं, फर्ट फर्टिंग बोलते हैं, जो भी है, ठीक है। तो किसी ने वो कर दिया, अब या कोई चीज़ खाने में सड़ गई है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, अरे यार इसमें बास आ रही है ना, बदबू आ रही है, कि मतलब सड़ गया कुछ, तो उसको क्या कर रहे हैं, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपमानित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कोई व्यक्ति व्यक्ति नहा के नहीं आया तो उससे कहना होगा कि तुम्हें तो बास आ रही है रे, ठीक है, तो उसको अपमानित किया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है, ठीक है। तो आवास यानी अपमानित करना, नीचे दिखाना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिग्रेड करना, ठीक है, उसका जो ग्रेड है उसको डी कर देना, यानी डिग्रेड कर देना, डिसग्रेस कर देना, ह्यूमिलिएट कर देना, ह्यूमिलिएट माने अपमानित कर देना। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एंटोनिम क्या होंगे, उसकी तारीफ करना, है ना, तो अपलिफ्ट करना, उसे बड़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, उसकी तारीफ करना। एग्जाल्ट करना, एग्जाल्ट का मतलब भी होता है तारीफ करना। डिग्निफाई करना, है ना, उसकी प्रशंसा करना। प्रेज करना, एक्सटॉल करना, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे एंटोनिम, यानी कि इनका सबका जो मीनिंग रहेगा वो होगा प्रशंसा करना, यानी कि तारीफ करना, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला है एबडिकेटेड, ठीक है। अगला हो जाएगा चौथा वर्ड एबडिकेट। एबडिकेट माने होता है कि अब दिक्कत हो रही है, तो अब दिक्कत हो रही है तो भाई छोड़ दो, अब तुमसे बैठा नहीं जा रहा तो गद्दी त्याग दो, छोड़ दो, है ना। अभी समझ रहे हो ना, किसको हम बोल रहे हैं कि अब देश को दिक्कत हो रही है तो क्या करना चाहिए भाई, गद्दी को त्याग देना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, अब एबडिकेट, एबडिकेट माने क्या होता है, त्यागना या गद्दी छोड़ना। यानी कि इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, गिव अप कर देना, छोड़ देना। रेलिंक्विश कर देना, रेलिंक्विश का मतलब भी होता है छोड़ देना। लीव कर देना, सरेंडर कर देना, या क्वाइट कर देना। सरेंडर भी होता है ना कि आपने आपको आत्मसमर्पित कर दो, छोड़ दो सब कुछ, सरेंडर कर दिया, है ना। क्वाइट माने भी वही होता है छोड़ना, है ना। डेजर्ट भी आप इसका ले सकते हैं, है ना। अबंडन भी इसका सिनोनिम्स आप ले सकते हैं। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रिटेन करना यानी कि पुनः प्राप्त करना, रोक कर रखना, रोकना, मेंटेन करना, बनाए रखना, या अपॉइंटेड करना। यहाँ गद्दी छोड़ने की बात कर रही थी, यहाँ पर अपॉइंटेड की बात कर रही है, यानी कि नियुक्ति की बात की जा रही है, ठीक है। एक्सेप्ट करना यानी कि उसको स्वीकार करना, है ना, त्यागना और स्वीकार करना, ठीक है, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है पांचवा नंबर का वर्ड हमारा एबहोर। एबहोर यानी घृणा करना, ठीक है। अब और मुझसे रहा नहीं जाता, मतलब अब और मुझसे तुमसे प्यार किया नहीं जाता, अब मैं तुमसे घृणा करने लगूँ, ठीक है। तो एबहोर माने क्या हो जाएगा, घृणा करना। ये थोड़ी थोड़ी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपके मन में ये चीजें जो है याद रहेंगी। जब आप नोट्स बनाओ तो मेरे मैं जो बोलता हूँ उसको एक तरीके से लिख लेना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखिए, अब होर, तो क्या होना, अब और ऐसे ऐसे लिख लेना वहां पर। अब ऐसे अब करना और से और लिख देना, तो अब और मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं और तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तो अब क्या करूंगा, प्यार नहीं कर सकता तो भाई घृणा करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, जाओ तुम, है ना, मैं तुमसे घृणा करने लगा हूं। तो क्या हो जाएगा, अबहर यानी घृणा करना, नापसंद करना, यानी कि हेट करना किसी को, डिटेस्ट करना, है ना। टेस्ट उसका बेकार है तो है डिटेस्ट है, बेकार है ना। एबोमिनेट करना, इसका भी मतलब होता है डिसलाइक करना, है ना। इन सब का मतलब क्या होता है, घृणा करना, हेट करना, डिसलाइक करना। ओके, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लव करना, रेलिश करना, डिजायर करना, है ना। डिजायर यानी चाहना, यानी कि प्यार करना बेसिकली है। लव करना, रेलिश करना, रेलिश माने भी होता है आपका चाहना, ठीक है। चलिए अगला हमारा वर्ड है दोस्तों छठवें नंबर का, दैट इज अब्लेज। ब्लेज, ब्लेज आपने सुना होगा कि ब्लेज हम बोलते हैं किसी जलती हुई चीज के लिए बोलते हैं ब्लेज। तो अब्लेज, अब्लेज मतलब होता है प्रज्वलित या जलता हुआ, ठीक है। अब्लेज यानी प्रज्वलित या जलता हुआ, यानी कि अलाइट, लाइट भी तो जलती है ना भाई, तो अलाइट हो गया, ब्लेजिंग हो गया, ये तो इसी का हो गया ब्लेज, ब्लेजिंग, ठीक है। बर्निंग, बर्निंग माने जलना होता है। फ्यूरियस, फ्यूरियस भी माने होता है बिल्कुल जलता हुआ, आग, आग बबूला, है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा जलने के सेंस में हो जाएगा, प्रज्वलित या जलता हुआ। इसके सिनोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, काम रहना, कूल रहना, शांत रहना, ठंडा रहना, है ना। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, चलिए सातवें नंबर का हमारा एबॉलिश, ठीक है। एबॉलिश कर देना यानी कि समाप्त कर देना कोई चीज, उसका उन्मूलन कर देना, उन्मूलन कर देना उसका, ठीक है, और उसका निरसन कर देना, ठीक है, उसको खत्म कर देना, उसका एंड कर देना किसी चीज का, दैट इज अबॉलिश, ठीक है। अबॉलिश उसको समाप्त कर देना। तो क्या कर देना, क्या कर देना दोस्तों, डिस्ट्रॉय कर देना, एंड कर देना, रिवोक कर देना। ये तीनों इसके सिनोनिम होते हैं, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको करा रहा हूँ, और ये केवल 10 वर्ड पर सीमित नहीं रहता। कहने को ये 10 एंटोनिम सिनोनिम, बट 10 के अंदर आप देखिए ना, 1 2 3 4 यहाँ गए, 1 2 यहाँ गए,
तो एक के अंदर कम से कम एक एक के अंदर 10 है, और 10 के अंदर 10 करेंगे तो कितने हो रहे हैं मल्टीप्लाई 100 वर्ड में आपको एक वीडियो में करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहने वाली है, और ये सीरीज आपकी जो चलेगी ये जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपकी ये सीरीज चलने वाली है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है, डेली देखना, डेली बेसिस पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको करते जाना ग्रुप्स वगैरह में, ओके। चलिए, तो अब वाले समाप्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एंड कर देना, रिवोक कर देना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? एस्टेब्लिश करना, अब तुमने बर्बाद कर दिया, उन्मूलन कर दिया, एंड कर दिया, अब उसको अपोजिट क्या हुआ? निर्माण करना, क्रिएट करना, रीस्टोर करना, पुनः उसका निर्माण करना, इस तरीके से चीजें इसकी क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगे। चलिए, अगला है दोस्तों 8वें नंबर का एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल का होता है आदिवासी। अब देखिए, अब भाई अब जो है हमें ओरिजिनल चीजें देखने को नहीं मिलती। ओरिजिनल यानी कि जो पुराने समय में होती थी, आदिवासी प्राचीन टाइप की जो चीजें होती थी, अब हमें ओरिजिनल चीजें देखने को ही नहीं मिलती। तो इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे? अब ओरिजिनल चीजें देखने को नहीं मिलती। ओरिजिनल चीजें यानी कि आदिवासी जो चीजें होती थी, आदिवासी जो लोग होते थे, जो पुराने समय के लोग होते थे, अब हमें देखने को नहीं मिलते। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, अब ओरिजिनल माने आदिवासी आपका हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एनसियंट यानी प्राचीन वाले, है ना, प्राचीन हो जाएगा। अर्लीस्ट जो पहले के लोग थे, है ना, या पहले की जो चीजें थी। प्रिमिटिव है ना, जो पहले के जो प्रिमिटिव टाइप की चीजें थी वो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आज के समय में जैसे मॉडर्न या अप टू डेट रहना, मॉडर्न रहना, ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ओके। चलिए, अगला है 9th नंबर, एक्सीड करना। एक्सीड का दोस्तों मतलब होता है किसी चीज के लिए राजी होना, किसी चीज के लिए स्वीकार करना, मान लेना या से सहमत होना। कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, आप उससे क्या हुआ? एक्सीड हो गए। चल भाई तू ऐसा कर रहा है, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, तू बहुत सही कर रहा है ना, इस चीज को, ठीक है। तो एक्सीड माने क्या होगा? राजी होना, स्वीकार करना, मान लेना या से सहमत होना, यानी कि कॉन्सेंट, ठीक है, कंसेंट करना, असेंट करना हो गया, कॉम्प्लाई करना, एग्री करना, ये सारे किस क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके एंटोनिम क्या होंगे? रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज यानी कि मना कर देना, डिनाई कर देना, डिनाई माने भी होता है मना कर देना, डिस एग्री कर देना, डिस एग्री, एग्री यानी कि उसके हाँ में हाँ मिलाना, डिस एग्री उसकी हाँ में ना कर देना, ठीक है। डिससेंट मतलब सेंट यानी भेजना, और डिस यानी नहीं भेजो भाई। तो डिससेंट आप इस तरीके से याद कर लें, सेंट उसने मुझे सेंट नहीं किया, डिससेंट कर दिया, यानी कि वो मुझसे मतलब राजी नहीं है, वो मुझे अस्वीकार है, ठीक है। और एसेंट कर रहा है या कॉन्सेंट कर रहा है, तो यानी कि वो स्वीकार कर रहा है, ठीक है। इस चीज को ये ध्यान रखना, सेंट वाले जो वर्ड है इनको थोड़ा सा देख लेना, ओके। आई होप आपको ये चीजें जो है बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। 10वें नंबर का जो हमारा वर्ड है दोस्तों, दैट इज अकम्पलिश। क्या हो जाएगा? अकम्पलिश। अकम्पलिश का मतलब होता है अपराध में साथ देने वाला या सहयोगी। सहयोगी या जो अपराध में साथ देने वाला होता है उसका मीन होता है अकम्पलिश, ठीक है। चलिए, इसके लिए सिनोनिम्स क्या होंगे? एसोसिएट करना यानी सहयोग करना, ठीक है, सहयोगी, है ना। कॉन्फिडरेट, कॉन्फिडरेट का भी मतलब वही होता है, सहयोगी, अपराध में साथ देने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एडवर्सरी, विरोध में। एक तो यहाँ सहायता कर रहा था, बट अब एडवर्सरी हो गया, अब उसके विरोध में हो गया वो, ठीक है। एडवर्स हो गया, एडवर्सरी हो गया, यानी उसका विरोधी हो गया वो। एनिमी हो गया, उसका शत्रु हो गया। पहले तो भाई साथ कर रहा था, एसोसिएट कर रहा था, बट अब उसका शत्रु हो गया, अब उसको वो साथ नहीं देने वाला है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा एंटोनिम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 10 एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो वर्ड्स है हमारे यहाँ पर कंप्लीट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं अपना 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में तीनों चीजें पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पूरा पेपर भी सॉल्व कराया है, एमटीएस का भी कराया है, जेएससी का भी कराया है। आगे आने वाली और भी जो एग्जाम है उनके जो पेपर बचे हुए पीछे के, वो मैं आपको वन डे बाय डे करा दूंगा। और आगे आपकी हिंदी की क्लास भी आने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा जीके की भी मैं रेगुलर सीरीज यहाँ पर चालू करने वाला हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आपकी मैं 2 से 4 दिन में सभी जो क्लासेस हैं मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर दूंगा। और ये सारी जो क्लासेस वगैरह होंगी, मेरे जो खुद के नोट्स हैं जिनसे पढ़कर मैंने सिलेक्शन लिया था, वो वहाँ से मैं आपको ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, चलिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारा पहला नंबर का है, दैट इज एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि याददाश्त कम होना, ठीक है। तो एमनेशिया का क्या मतलब हो जाएगा? लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि याददाश्त कम होना। देखिए दोस्तों, आपको एक मैं पढ़ने का तो थोड़ा एक तरीका देता हूँ कि आप इन वर्ड्स को कैसे याद रखेंगे। आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको ये पढ़ा दिए, ठीक है, आपको याद रहेंगे। अब आप क्या करना है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी एक नोटबुक ले लेना। नोटबुक में क्या करना है, इनको नोट कर लेना, ठीक है। जो मैंने ट्रिक्स बताई वो भी वहाँ वहाँ लिख लेना साथ साथ में, ठीक है, किस तरीके से मैंने ट्रिक्स बताई। अब क्या करना, कल जब आप 11 से 20 पढ़ेंगे, ठीक है, कल जब आप 11 से 20 पढ़ेंगे, तो पहले क्या करना, 1 से 10 को रिवाइज करना। हार्डली इसमें आपको 10 मिनट लगेंगे, ठीक है।
हार्डली कितने लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। तो इसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर जब मैं अगले दिन क्या करूंगा, 21 से लेकर 30 करूंगा, तब आपको क्या करना है, ये वाले 10 तो रिवाइज करना है, ठीक है। साथ साथ ये वाले 20 भी रिवाइज करना है, यानी कि आपको 1 से 20 तक रिवाइज करना है पहले, ठीक है। पहले क्या करेंगे, 1 से 20 तक रिवाइज करेंगे, फिर हम 21 से 30 पर जाएंगे, ठीक है, समझे। और फिर हम जब 31 से 40 पे जाएंगे, फिर आपको करना है 1 से 30 तक पहले रिवाइज करना है, फिर हम 31 से 40 तक जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर जब हम 41 से 50 पे जाएंगे, तब आपको क्या करना है, 11 से लेकर 40 तक ये आपको रिवाइज करना है। यानी कि जो आपको 1 से 10 वाला जो रिवाइज करना था वो केवल 3 दिन तक करना है ना। और ऐसे ही 11 से 20 तक वाला भी आपको 3 दिन तक रिवाइज करना है। कोई भी जो चीज़ है आपको 3 दिन तक रिवाइज करनी है, और रिवाइज करने के बाद हमको आगे वाला जो उसका आगे का जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे 10 के बाद 11 नंबर आएगा, वो हमें तब पढ़ना है। वो 3 दिन तक हमें क्या करना है, 1 से 10 को याद करना है, ठीक है। ये 3 दिन तक आपको करना है। डे 1 में याद करना है, डे 2 में याद करना है, डे 3 में याद करना है, डे 4 में हम 11 से 20 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से, और इस तरीके से चीज़ें जो है चलती जाएंगी। हर दिन आपको क्या करना है, मतलब 3 दिन तक आपको जो पहले वाली चीज़ है उसको याद करना है, ठीक है। ऐसे ही जब आप 11 से 20 करेंगे, इसको भी 3 दिन तक आपको रिवाइज करना है, ठीक है। समझे होंगे आप चीज़ों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किस तरीके से चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर जब 1 से 20 तक हम रिवाइज करेंगे, तो वो 3 दिन तक हम इसको करेंगे, 1 से 20 को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें काफ़ी समय के लिए याद होंगी और बेहतर तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, चलिए, हमारा सेकंड जो वर्ड है दोस्तों, दैट इज एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के ना होने पर बिलीव करता है, उसको हम बोलते हैं एथीस्ट, यानी कि नास्तिक है या अनीश्वरवादी है, यानी कि जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, उसे हम बोलते हैं एथीस्ट। इसका ही अपोजिट हो जाता है थीस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, थीस्ट। बस ये लग गया उसमें, आगे और कुछ नहीं है ना। एथीस्ट माने आस्तिक, जो भगवान में बिलीव करता है। अथिस्ट यानी कि नास्तिक, जो भगवान में बिलीव नहीं करता है, ठीक। चलिए, तीसरा वर्ड है एलियन। एलियन तो आपको मालूम है, हमारी पृथ्वी पे तो रहते नहीं है, दूसरे जो ग्रह होते हैं वहां रहते हैं। तो यानी कि और हमें पता भी नहीं है वो लोग कैसे दिखते हैं, तो हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, वो परदेसी हो जाएंगे, जो कि हमारी कंट्री में नहीं रहते, बाहर के लोग हो जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। चलिए, तो तीसरा क्या था, एलियन, है ना। तो वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, ठीक है। यानी कि वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो कि हमारी कंट्री में रहता है या जिसकी कंट्री में रहता है, ही इज नॉट अ सिटीजन, और यहाँ का सिटीजन नहीं, तो वो क्या होगा, परदेसी या भिन्न स्वभाव का हो जाएगा। चौथे नंबर का है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है, देखिए क्रेसी का मीन्स होता है, जो क्रेसी वर्ड लिखा है इसका मीन्स होता है शासन करने का तरीका। क्या होता है, शासन करने का तरीका। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज अनलिमिटेड पावर। यानी कि एक एक ही व्यक्ति के हाथों में जो पावर है वो होना, दैट इज ऑटोक्रेसी। यानी कि जैसे हम बोलते हैं तानाशाही या निरंकुश राज्य शासन, जिस पर कोई अंकुश ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं निरंकुश राज्य शासन या तानाशाही, दैट इज ऑटोक्रेसी, शासन चलाने का एक तरीका, ठीक है। चलिए, अगला है 5वें नंबर का एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर कौन होते हैं, जो खगोल विधि के बारे में जानते हैं, निपुण होते हैं उसमें, या ज्योतिषी के बारे में जो जानते हैं, दैट इज एस्ट्रोनोमर। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स एंड प्लेनेट etc, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनोमर। अगला है हमारे 6 नंबर का आर्सेनल। आर्सेनल का क्या मतलब होता है, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एमुनिशंस स्टोर। एमुनिशंस यानी गोली, वेपन्स यानी हथियार, ठीक है। तो हथियार गृह, शास्त्र भंडार, या हिंदी में इसे बोलते हैं आयुध भंडार, ठीक है। तो आर्सेनल क्या हो जाएगा, एक ऐसी जगह जहां पर वेपन्स वगैरह, एमुनिशंस वगैरह, गोलियां वगैरह, बारूद वगैरह ये रखे जाते हैं, उसे बोलते हैं आर्सेनल। अगला है एम्बेसडर। आपने कई बार सुना होगा एम्बेसडर के नाम से, कि हमारा फला एक एम्बेसडर जो है दुबई में गया, हमारा एम्बेसडर जो है रशिया गया। तो एम्बेसडर क्या होता है, हमारे यहाँ के राजदूत या किसी भी कंट्री का राजदूत जो होता है, ये जो प्रतिनिधि होता है, जो कि वहाँ के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है दूसरी कंट्री में जाके, उसको बोलते हैं राजदूत या प्रतिनिधि, ठीक है। अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। यानी कि कोई इंडिया का बंदा अगर रशिया जाके हमारी इंडिया को प्रेजेंट करता है, तो वो इंडिया का क्या है, एम्बेसडर है, राजदूत है या प्रतिनिधि है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, 8वें नंबर का है ऑटोक्रेट। अब देखिए, ऊपर हमने पढ़ा था क्रेजी, ये होता है शासन करने का तरीका। क्रेट होता है जो उस शासन को चलाता है, यानी ऑटोक्रेट यानी कि शासक, क्रेसी यानी शासन चलाने का तरीका, ठीक है। तो ऑटोक्रेट का हो जाएगा निरंकुश या तानाशाह,
ये तानाशाही थी, यानी शासन किस तरीके से चलाया जा रहा है, तानाशाही से। ऑटोक्रेट यानी कि ये खुद जो शासन जो तानाशाही से चला रहा है, यानी कि कोई एक बंदा है, जैसे मान के चलिए रशिया में व्लादिमीर पुतिन है, वो क्या हो जाएंगे, ऑटोक्रेट। और रशिया में जो शासन चल रहा है वो हो जाएगी ऑटोक्रेसी, ठीक है, इस तरीके से। अभी आपने एक पढ़ा होगा डिक्टेटरशिप करके, ठीक है, ध्रुव राठी की वीडियो सबने देख ली होगी, तो आई होप आप उससे अंदाजा इसको लगा सकते हैं कि ऑटोक्रेट वर्ड जो है वो किसके लिए बोला जा रहा है। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, यानी कि किसी के ओपिनियन को बिना सोचे या बिना किसी के सुझावों को लिए अपने ही मन से सारे निर्णय लेना, दैट इज ऑटोक्रेट, निरंकुश या तानाशाह। ओके, चलिए 9th नंबर का वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस का क्या होता है, अज्ञात। अज्ञात बोल सकते हैं, या गुमनाम जो लेखक होते हैं उसको बोलते हैं एनोनिमस। अ लेटर और अ डॉक्यूमेंट विच डज नॉट वियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, जैसे कभी हमें कोई लेटर मिलता है उस पर कुछ नहीं लिखा, किसने भेजा, कहाँ से आया, किसने दिया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एनोनिमस, अज्ञात लेखक, ठीक है। चलिए अगला है 10वें नंबर का एंटीसेप्टिक। आपने लगाई होंगी ना, आप जाते हो बैंडेड दे दो भैया, एंटीसेप्टिक दे दो, हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो एंटीसेप्टिक क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं रोगाणु रोधक या विष को हरने वाली, ठीक है, रोगाणु रोधक, रोगाणुओं से जो है जंग लड़ने वाली, रोगाणुओं से हमारी प्रतिरक्षा करने वाली, इसको बोलते हैं मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग, ठीक है, डिकम्पोजिंग यानी सड़ने से जो मेडिसिन, प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है, ये वर्ड पूछा जाता है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। अब मेडिसिन जो कि रोकती है किसको, डिकम्पोजिंग होने से, यानी कि सड़ने से रोकती है, उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। चलिए यहाँ पर हमारे वन वर्ड हो गए, अब हम 10 करेंगे आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पर गलती से टाइप हो गया, ठीक है, अगले उसमें हम इसको सही कर देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं 10 फटाक से, ठीक है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने रखा हुआ, तो आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी। पहला है हमारा एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब मतलब चेयर पर आर्म रखकर करने वाली जॉब, हाथों को चेयर पर रख के करने वाली जॉब, यानी कि आरामदायक भाई, है ना। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, मतलब बस जाके कुर्सी तोड़ना, कुछ नहीं करना, समझे। एन आर्म चेयर जॉब मतलब चेयर पर आर्म रख के, मतलब हाथ रख के करने वाली जॉब है, ठीक। सेकंड है हमारा एड फ्यूल टू फायर, है ना। अब एड फ्यूल टू फायर यानी कि आग लग रही थी, आग जल रही थी, और उसमें आपने फ्यूल डाल दिया, पेट्रोल वगैरह डाल दिया, डीजल डाल दिया, तो क्या हो जाएगी, आग भड़क जाएगी ना। और भाई आग जल रही थी अच्छी खासी, आपने उसमें फ्यूल ऐड कर दिया तो तेज हो जाएगी आग। यानी कि टू मेक अ मैटर वर्स, यानी आग में घी डालना। भाई झगड़ा तो हो ही रहा था, तुमने और बोल दिया कि भाई वो तो ऐसा भी करता था, है ना। भाई लड़ाई तो हो ही रही थी, दो लड़के लड़की के बीच में लड़ाई हो रही, वो बोलता है कि भाई अरे तू उससे बात करती है, वो उसने आगे बोले अबे उससे नहीं, उससे भी बात करती है, लो भाई मैटर तो पहले ही बिगड़ा, उसने और बढ़ा दिया। तो समझ रहे हो ना, एड फ्यूल टू फायर दैट इज टू मेक अ मैटर वर्स। अगले तीसरा नंबर है एन आयरन विल। एन आयरन विल का मतलब होता है आयरन, लोहे की तरह, विल, विल यानी कि इच्छा, लोहे की तरह इच्छा, अपनी इच्छा को लोहे की जैसा बना देना, यानी कि बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए भाई। अगर आपको एनवीएस में इस बार सिलेक्शन लेना है तो आपको आयरन विल के साथ काम करना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इफ यू हैव टू इफ यू हैव टू सेलेक्ट इन एनवीएस, यू यू हैव एन आयरन विल, ठीक है। तो आपके पास आयरन, भाई इंग्लिश अच्छी रहेगी, देख लेना जो भी मैंने बोल दिया तोड़ ताड़ के, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए, एक आयरन विल होनी चाहिए अंदर से, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, तभी आप एनवीएस में इस बार सिलेक्शन ले जाएंगे। तो जी तोड़ मेहनत करिए, देरी के 10-10 12-12 घंटे पढ़िए। मैं एक स्ट्रैटेजी की वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से 60 डेज का हम एक टारगेट प्लान बनाएंगे, और उसमें आपको पूरी जो है अपनी प्रिपरेशन करनी, ठीक है। अलग अलग सारी पोस्ट के लिए मैं लेके आऊँगा। एन ओल्ड फिल्म क्या है, एन ओल्ड फिल्म, ओल्ड फिल्म, ओल्ड यानी पुरानी, फिल्म यानी आग। तो भाई पुरानी चिंगारी है भाई, जब भी भड़केगी तो धुआं तो निकलेगा, यानी कि पुराना प्यार, समझ रहे हो। एन ओल्ड फिल्म यानी कि पुराना प्यार। अ पर्सन हु हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, उसे हम बोलते हैं क्या, एन ओल्ड फिल्म, यानी कि कोई पर्सन है उसका पास्ट में कोई प्यार रहा था, उसे हम बोलते हैं एन ओल्ड फिल्म। अगला है पांचवा एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। काफी ये क्वेश्चन पूछा था, कई बार पूछा है, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड यानी कि झगड़े की जड़, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, है ना, झगड़े की जड़ बोलते हैं हम एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। छठवें नंबर का है एप्पल्स ऑफ वन साइज, इसको बोलते हैं हम आंख का तारा होना। वेरी लवेबल, बहुत प्यारा होना, एप्पल्स ऑफ वन आइज, है ना। बोलते हैं ना घर में, अरे वो नानी की आंख का तारा है ना, ही इज अ एप्पल ऑफ वन आइज, है ना, मतलब नानी की आंख का तारा, ठीक है। ही इज एप्पल ऑफ हिज ग्रैंड मदर आइज, है ना। तो ऐसा बोलते हैं, उसकी आंखों का तारा है, वेरी लवेबल है। सातवें नंबर का एट अ पिंच। पिंच का बेसिकली जो मीनिंग होता है दैट इज चिकोटी काटना,
चिकोटी काटना होता है पिंच का। तो एट अ पिंच यानी चिकोटी काटी, आपको दर्द हुआ वहां पे, तो यानी कि आप मुसीबत में, इन अ ट्रबल, मुसीबत में पड़ना, चिकोटी काटना, दैट इज एट अ पिंच। ओके, चलिए अगला वर्ड है दोस्तों एट सिक्सेस एंड सेवन। एट सिक्सेस एंड सेवन यानी कि इन डिसऑर्डर, सब कुछ अस्त व्यस्त होना, दैट इज एट सिक्स एंड एस, एट सिक्सेस एंड सेवन इन डिसऑर्डर, सात आठ हो जाना यानी कि इन डिसऑर्डर हो जाना। ठीक है, चलिए अगला नंबर का है, ये काफी पूछा था जन्म, एट स्टिक। एट स्टिक का क्या होता है, एट रिस्क या इनसिक्योर यानी कि दाव पर लगाना कोई चीज। एट स्टेक, स्टेक पर लगा देना यानी कि एट रिस्क या इनसिक्योर्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, स्टेक होल्डर आपने सुने होंगे ना, स्टेक होल्डर है ना, स्टेक होल्डर करके, तो स्टेक पर लगा देना चीजों को, दाव पर लगाना, रिस्क पर लगाना। 10वां नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, एट द 11th आवर। आपको मालूम हो दिन में मान के चलिए 12 घंटे होते हैं, बेसिकली हम जो घड़ी देखते हैं 12 घंटे की होती है, तो एट द 11th आवर जब रात के 11 बजते हैं, तो उसके बाद 12 बजने में थोड़ा ही समय रह जाता है, बहुत मामूली समय है ना, तो क्या होता है वो अंतिम समय चल रहा होता है एट द 11th आवर, तो क्या होता है एट द लास्ट मोमेंट यानी कि अंतिम समय। ऐसे ध्यान रखना, घड़ी है भाई है ना, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, 11 बज गए, एट द 11th आवर, 11 बजे याद आ रही कि भाई वो फॉर्म भरना था और 12 बजे तक की लास्ट डेट है, तो बिल्कुल अंतिम समय पे ही आप करोगे क्या सारी चीजें, तो बिल्कुल है ना, एट द 11th आवर के क्या मतलब हो जाएगा, अंतिम समय पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग करा दिया। दोस्तों एक चीज और है आपके लिए कि अगर आपको जितने भी आपके एनवीएस में एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि लैब अटेंडेंट हो गया, कैटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, इसके अलावा फीमेल नर्स स्टाफ हो गया आपका है ना, जेएसए हो गया आपका। ठीक है, एनवीएस जैसे कि देखिए यहाँ पर 250 मॉक आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, देखिए कितना सारे मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको, मैथ्स हेल्पर हो गया, बहुत सारे जितने भी आपके एनवीएस के एग्जाम हो रहे हैं सब मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में रेलवेज के, टीचिंग के, एसएससी के, बैंक, स्टेट के एग्जाम हो गए आपके, इसके अलावा सिविल सर्विसेज, पुलिस के एग्जाम हो गए, बीएड हो गया, टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग एग्जाम, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम हो रहे हैं सारे आपको टेक्स्ट बुक की एक एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। तो अभी इस पर ऑफर चल रहा है, जो कि आपका 699 वाला पास आपको 499 में मिल जाएगा, द चैंपियन सेल चलिए, इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड V1NW47 डालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे कर लेना। और मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है और यही बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपका पढ़ाई चल रही है, किस तरीके से आगे पढ़ना है। ठीक है, किस तरीके से पेपर्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखी देख लेना, बेस्ट वोकल, बेस्ट टीचर क्या रहेंगे, ये देखिए, ये जो मैंने केवल जैसे लिखा, बट ये सभी पोस्ट के लिए मैंने अंदर बताया था, सभी पोस्ट के लिए ये उपयोगी रहने वाला। इसकी पीडीएफ जो है हमारा जो द एग्जाम हेल्पर का टेलीग्राम चैनल है जीके का, वहां मिल जाएगी। ठीक है, साथ साथ में द एग्जाम हेल्पर पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, तो नीचे सारे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको अवेल कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।